मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अंजलि वालियान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा आपका पेपर नंबर 1 डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत आज हम जानेंगे प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं और उनके विचारक। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं और इससे पहले कि जितने भी चैप्टर्स आपके आते हैं उन सभी को हमने कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर कर लिया है, पॉइंट टू पॉइंट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। और इसके बाद के भी कुछ टॉपिक्स जो है मैंने उठा के बीच में से जो मुझे लगता था कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनको मैं करा चुकी हूँ। तो इसी तरीके से हम अब जल्दी जल्दी सभी सब्जेक्ट्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको टारगेट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, और फिर उसके बाद बाकी बच्चा सिलेबस आपका पूरा होगा। इसकी परेशानी आपको नहीं लेनी है कि कैसे सिलेबस होगा, क्योंकि सभी चीज़ें प्री प्लान है। ठीक है, आपको उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आज की क्लास के लिए आपके लिए एक नोट ये है कि आपको आज नोट्स खुद बनाने हैं। ठीक है, आपको बहुत आराम से तसल्ली के साथ सभी चीज़ें समझाई जाएगी और बहुत बेहतरीन टॉपिक आज का होने वाला है। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत सही से समझ आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे आदर्शवाद के बारे में। एक ही विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है आदर्शवाद। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं आइडियलिज्म। ठीक है, इसके बारे में पूरी जानकारी जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उन सभी के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। और चलिए सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमने आज क्या क्या सीखना है। सबसे पहले बात करेंगे अर्थ और परिभाषा क्या क्या होती है। ठीक है, अर्थ और परिभाषा के बारे में। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे शैक्षिक निहितार्थ और शिक्षा का अर्थ और परिभाषा क्या होगी आदर्शवाद के अनुसार। शिक्षा का क्या उद्देश्य है, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, शिक्षक एवं शिक्षार्थी का संप्रत्यय और अनुशासन, विद्यालय की अवधारणा और प्रासंगिकता। ये सभी दोस्तों आदर्शवाद के अनुसार हमने इन सभी चीज़ों को जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आदर्शवाद आखिर होता क्या है। ठीक है, दर्शन की सबसे प्राचीनतम विचारधाराओं में आदर्शवाद का प्रमुख स्थान है। यानी ये बहुत ही प्राचीनतम विचारधारा है, सबसे प्राचीनतम आप इसको कह सकते हैं दर्शन की, जिसका नाम है आदर्शवाद। आदर्शवाद में विचारों, आदर्शों, मूल्यों, प्रत्ययों पर अधिक बल देने के कारण इसे विचारवाद या प्रत्ययवाद के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे आदर्शवाद की जगह पर इन दोनों नाम का प्रयोग आपके सामने कर दिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, आदर्शवाद को ही हम विचारवाद और प्रत्ययवाद के नाम से भी जानते हैं। कर पाएंगे आप? ठीक है, चलिए बहुत तसल्ली के साथ बैठना। अभी आप एक काम करना फ्रेंड्स, आप अभी मत नोट कीजिए, आप अभी सिर्फ और सिर्फ समझने पर ध्यान दीजिए कि मैं आपको समझाना क्या चाहती हूँ। फिर इसके बाद आप क्या करिएगा कि दोबारा से वीडियो को चला करके और फिर इसके साथ साथ उसको पॉज करके बीच में तब आप अपने नोट्स बनाना, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और नोट्स बनाओगे तो आप ये समझिए एक बार तो अभी आप मेरे साथ समझ रहे हैं, दूसरा जब आप लिखोगे तब भी आप पढ़ कर समझ कर लिखोगे। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका वो टॉपिक तो आपका इतने में ही याद हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा जी, तो हमने इतनी बात कर ली कि इन दो नामों से और इसको जाना जाता है। और क्या चीजें जानने लायक है इसमें? आदर्शवाद आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, इंग्लिश में क्या है? आइडियलिज्म, और इसका हिंदी रूपांतरण क्या हो जाता है? आदर्शवाद, जो कि दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से? आइडिया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विचार और इंग्लिश में आइडिया। ठीक है, और दूसरा है इज्म यानी वाद। इस तरीके से ही बना विचारवाद, आइडियलिज्म। ओके, अर्थात वह दर्शन विचारधारा जो विचारों को ही केंद्रीय तत्व मानती है। ठीक है, जो विचारों को ही केंद्रीय तत्व मानती है। इन दोनों जो टर्म्स हैं इन दोनों को मिलाकर के बन गया आइडियलिज्म, मतलब वह दार्शनिक विचारधारा जो विचारों को ही केंद्रीय तत्व मानती है। ऑलराइट, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इसकी परिभाषा, जो कि आपके एग्जाम पेपर में बहुत पूछी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर आ जाती है आपके सामने परिभाषा हेंडरसन के अनुसार। हेंडरसन के अनुसार क्या परिभाषा है आदर्शवाद की? तो वो कुछ इस प्रकार है। आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। क्यों? क्योंकि उसके अनुसार आध्यात्मिक मूल्य
आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य जीवन के अंतर्गत या अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। एक बार फिर से देखते हैं क्या कहा हेंडरसन जी ने। इनके अनुसार क्या परिभाषा है, इन्होंने कहा आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। कौन से आध्यात्मिक पक्ष पर? क्योंकि उसके अनुसार आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसीलिए तो उस पर जो है ज़्यादा बल देगा, क्योंकि वो मानता है कि मनुष्य के महत्वपूर्ण पहलू है जीवन के आध्यात्मिक पक्ष, इसीलिए इस पर ज़्यादा जोर देता है। और आगे अगर बात करें J.S. रोस के अनुसार तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा आदर्शवादी दर्शन के अनेक और विविध रूप है, परंतु सबका आधारभूत निचोड़ यह है कि विश्व का उपादान मन तथा आत्मा है तथा आध्यात्मिक स्वरूप ही वास्तविक सत्य है। ठीक है, यानी आप दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है जो आपको यहाँ पर नोट करनी है, वो ये है कि आदर्शवाद कौन से पहलू पर ज़्यादा बल देता है, तो वह आध्यात्मिक। ठीक है, यहाँ भी आध्यात्मिकता की बात की गई है आदर्शवाद में, और यहाँ भी मान लिया ये है, इसका तात्पर्य यही है कि जितने भी दार्शनिक हुए हैं आदर्शवादी विचारधारा के, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक मूल्यों पर जोर दिया है। ठीक है, इतनी चीज़ें अभी आपको क्लियर हो जाती है तो हम आगे इस बात का पूरा निचोड़ समझते हैं। जैसे उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि आदर्शवाद वह दार्शनिक विचारधारा है जो आध्यात्मिक मूल्यों पर बल देती है। देखो वही बात है ना जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की। ठीक है, तथा यह मानती है कि भौतिक सृष्टि का आधार मानसिक जगत है जो उसे समझता है तथा अर्थात वह मूल्य प्रदान करता है। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलिए अब हम जानेंगे, हमने देख लिया कि भाई आदर्शवाद का अर्थ क्या होता है, उसकी कौन कौन सी परिभाषा है। तो इसका मतलब आपने यहाँ पर आप देखिए ये टॉपिक आपने पूरा क्लियर कर लिया है। ठीक है, ये टॉपिक आपका पूरा कर लिया है। अब हम जानेंगे शिक्षा के बारे में। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पर। शिक्षा का अर्थ क्या है आदर्शवाद के अनुसार? ठीक है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है ये हम जानेंगे यहाँ पर। तो चलिए बात कर लेते हैं, देखते हैं। आदर्शवाद मनुष्य के जीवन को सर्वोत्तम रचना मानता है। क्या मानता है कि भाई मनुष्य का जीवन क्या है? सर्वोत्तम रचना है ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है आदर्शवाद। आदर्शवाद मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्तम रचना मानता है। मनुष्य अपने मानसिक विचारों द्वारा प्रकृति को अर्थ प्रदान करता है तथा अपने सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक कारकों से प्रकृति और सामाजिक वातावरण पर नियंत्रण करता है। इन सब कार्यों को सही दिशा देने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और बिना शिक्षा के मनुष्य पशु के समान अपना जीवन व्यतीत करता है। इसीलिए शिक्षा का बहुत ही महत्व होता है एक मानव के जीवन। ठीक है, मानव के जीवन में शिक्षा का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर शिक्षा ना हो तो मनुष्य कैसा पशु तुल्य जीवन व्यतीत करता है। और आदर्शवाद की अगर बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि ईश्वर की जो सर्वोत्तम रचना होती है वह मनुष्य ही है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपने समझ आ जाती है कि भाई आदर्शवाद के अनुसार जो है कितना ज़्यादा शिक्षा पर जोर दिया गया है। अब एक दो परिभाषा और हम देखेंगे जो कि शिक्षा को ही परिभाषित करती है आदर्शवाद के अनुसार। परिभाषा देखेंगे कांट के अनुसार। इन्होंने कहा है कि इस जगत में सफलता प्राप्त करने की योग्यता की प्राप्ति ही शिक्षा नहीं है। मतलब शिक्षा का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप सफल हो जाए, तो फिर और क्या है ये भी जानते हैं। इन्होंने ये कहा कि सफलता ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, अपितु मानवता के आदर्श एवं सामाजिक जीवन की तैयारी है कि भाई आगे उसको किस तरीके से आदर्श बनना है और अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करना है, उसकी तैयारी है शिक्षा, ना कि सफलता प्राप्त करने की। ठीक है, इस बात पर इन्होंने जो है ज़्यादा फोकस किया है। आगे बात करें फ्रोबेल के अनुसार, इन्होंने क्या कहा है दोस्तों, जिन की परिभाषा आदर्शवाद की आप जानेंगे तो आप ये समझ जाना कि ये जो दार्शनिक है ये कैसे है, आदर्शवादी है। ठीक है, आपके एग्जाम पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से कौन सा दार्शनिक आदर्शवादी नहीं है।
चलिए फ्रोबेल के अनुसार देखते हैं क्या परिभाषा है। शिक्षा मानव जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया है जो भौतिक ज्ञान प्रदान करती है और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाकर अंत में ईश्वर से ऐक्य स्थापित कराती है। ठीक है, अंत में क्या होती है, ईश्वर से ऐक्य स्थापित कराती है। ये बात बोली है फ्रोबेल महोदय ने, इनके अनुसार यही परिभाषा है। आगे देखते हैं, उपयुक्त विवरण में यह स्पष्ट होता है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा से आज से उस ज्ञान की अनुभव एवं सद्गुण प्राप्त करने की प्रक्रिया से है जिससे मनुष्य अपने व्यक्तित्व की उन्नति करते हुए ईश्वर की प्राप्ति करने में समर्थ होता है। आपने अब जान लिया है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा क्या होती है और कितनी महत्वपूर्ण है। अब जानेंगे शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं आदर्शवाद के अनुसार। ऑलराइट गाइस, तो चलिए देख लेते हैं। शिक्षा के उद्देश्य आदर्शवाद के अनुसार, आदर्शवाद मानव जीवन की श्रेष्ठता को सबसे अधिक महत्व देता है। किसे? मानव जीवन की श्रेष्ठता को सबसे अधिक महत्व देता है। वह इस बात को मानवता, दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो की क्वालिटी सही नहीं दिख रही है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 डॉट्स इस तरीके से दिखाए गए होंगे, आप उन पर क्लिक कीजिए और वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर लीजिए, आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। हर एक क्लास में आप इस चीज़ का ध्यान रखा कीजिए, अगर आपको सही नहीं दिखाई देता है तो आप अपने फ़ोन से वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ हमने बात की कि आदर्शवाद मानव जीवन की श्रेष्ठता को सबसे अधिक महत्व देता है। वह इस बात को मानता है कि मानव व्यक्ति की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जो कि हमने अभी बात की थी, और यही कारण है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्म अनुभूति है। ठीक है, क्या है शिक्षा का महत्वपूर्ण या मुख्य उद्देश्य आदर्शवाद के अनुसार? ये आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या है? व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्म अनुभूति की प्राप्ति। ठीक है, व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्म अनुभूति की प्राप्ति। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व के उत्कर्ष का अर्थ क्या होता है? स्वयं की सर्वोच्च शक्तियों या क्षमताओं की प्राप्ति या पहचान करना, कि जितनी भी अपने अंदर जितनी भी उसकी क्षमताएं होती है, शक्तियां होती है, उनको पहचान लेना ही उत्कर्ष होता है। और बात करें आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य में असीम शक्तियां होती है, अतः शिक्षा का उद्देश्य उनका पूर्ण विकास करके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना ही अनुभूति है। अब एक चीज़ हमने यहाँ पर देखनी है कि अनुभूति जो है इसके 4 स्तर होते हैं, जिन्हें क्रॉस करते हुए क्या कर लेता है, अगर उन्हें फॉलो करता है तो मनुष्य को अपनी आत्म अनुभूति हो जाती है। ठीक है, आत्म अनुभूति हो जाती है, जो कि इसका मुख्य उद्देश्य भी है आदर्शवाद का। अब चलिए जानते हैं कि वो 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है शारीरिक स्वयं का विकास। इसका क्या मतलब होता है? इसका अर्थ होता है शारीरिक शक्तियों का विकास करना। ठीक है, शारीरिक शक्तियों का विकास करना। और सामाजिक स्वयं का विकास, इसका अर्थ यही होगा कि सामाजिकता का विकास करना। बौद्धिक स्वयं का विकास अर्थात वही है कि मानसिक शक्तियों का विकास करना। और आध्यात्मिक स्वयं का विकास, इसका अर्थ हो जाता है आध्यात्मिकता का विकास करना। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है तो आप बहुत सही जा रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ हमने कुछ मुख्य उद्देश्य की बात की कि मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं। यह जो हमने यहाँ पर देखा, व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्मानुभूति, ये तो मुख्य उद्देश्य हो गए, लेकिन इनके अलग भी कुछ अन्य उद्देश्य यहाँ पर बताए गए हैं। उनके बारे में भी अब हम चर्चा कर लेंगे कि कौन कौन से अन्य उद्देश्य होते हैं आदर्शवाद के अनुसार। ठीक है, इनको बहुत ही छोटा छोटा करके हम यहाँ पर समझेंगे। चलिए देखते हैं। पहला है सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि। सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि यानी जो हमारी संस्कृति है उसको संजोए रखना, उसमें ही विकास करते रहना। और अगला है अमर आदर्शों व मूल्यों की प्राप्ति। इसका क्या मतलब है कि मूल्यों की प्राप्ति और आदर्शों की, आदर्श क्या होते हैं चलिए जान लेते हैं। आदर्शवाद के अनुसार आदर्श या मूल्य 3 हैं। ठीक है, 3 होते हैं। कौन कौन से? पहला है मानसिक, दूसरा है भावात्मक और तीसरा होता है सांकल्पिक। मानसिक क्या होता है? जो हमें ज्ञात है,
ठीक है, जिसके बारे में हम जानते हैं। और भावात्मक, जिसका अनुभव किया जा सकता है, ठीक है, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और सांकल्पिक, जिसका संकल्प किया जा सकता है। तो ये 3 आदर्श होते हैं या मूल्य होते हैं, आप कह सकते हैं, आदर्शवाद के अनुसार। अब बात करेंगे पाठ्यक्रम कैसा हो, आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उसके बारे में जानते हैं। गाइस, आपसे हर एक पॉइंट पर यहाँ पर आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं, तो बहुत अच्छा है टॉपिक है। आज सिर्फ और सिर्फ हम आदर्शवाद के बारे में जानेंगे, इससे कुछ भी आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस आपको बहुत ध्यान से सुनना है और जो चीज़ें मैं हाईलाइट कर रही हूँ सिर्फ वही आपको नोट डाउन करना है। आप ये मत सोचिए कि आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। समझना ज़्यादा है, लिखना कम है, और जितना लिखना है बस उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको याद भी रखना है। बात कर रहे हैं हम पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए आदर्शवाद के अनुसार। आदर्शवाद में पाठ्यक्रम के अंतर्गत सूचनाओं का ज्ञान या सूचनाओं को ज्ञान के रूप में, पुस्तकों को यंत्र के रूप में और महान विचारों को आदर्शों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। बहुत अच्छी यहाँ पर बात की गई है कि सूचनाओं को कैसे रखा जाता है, ज्ञान के रूप में, पुस्तकों को कैसे रखा जाता है, यंत्र के रूप में, और महान विचारों को आदर्शों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में बन जाता है, इसलिए आपने ध्यान से सुनना है। संक्षेप में आदर्शवाद पाठ्यक्रम के अंदर उन सभी विषयों को रखने पर बल देता है जिससे व्यक्ति सामाजिक, मानसिक, वातावरणीय परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करते हुए आध्यात्मिक मूल्यों का ज्ञान प्राप्त कर सके या उनकी अनुभूति कर सके। अब दोस्तों, आप एक चीज देख रहे हैं कि हमने अभी तक जितनी चीजें जानी उनमें एक चीज कॉमन है, आध्यात्मिक मूल्य। तो आपको इस चीज पर ध्यान देना है कि आदर्शवाद आध्यात्मिक मूल्य पर ही या इनको ही अधिक महत्व देता है, ठीक है। इतनी चीज आपने जान ली। इस दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम में निम्न विषयों को महत्व दिया जाता है। कौन कौन से, आइए चलिए देख लेते हैं। कौन से ऐसे विषय है जिनमें सामाजिक, मानसिक और वातावरणीय परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने का ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। यही तो इसमें बात की गई है कि इस तरह के विषय होने चाहिए, सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो चलिए जानते हैं कौन से ऐसे विषय होते हैं। पहला यहाँ बात करें सत्य का ज्ञात करने वाले विषय। सत्य का ज्ञात करने वाले विषय उनमें कौन कौन से आते हैं? भाषा, साहित्य, भूगोल, गणित, दर्शन, विज्ञान एवं बौद्धिक क्रियाएं, ठीक है। ये सभी कैसे विषय है? ये है सत्य का ज्ञात करने वाले विषय जिनमें भाषा, साहित्य, भूगोल, गणित, दर्शन, विज्ञान ये सभी क्रियाएं आती हैं। और दूसरा है शिव का ज्ञान कराने वाले विषय होने चाहिए। आदर्शवाद के अनुसार क्या होना चाहिए? एक तो सत्य का ज्ञात कराने वाले विषय होने चाहिए पाठ्यक्रम में शामिल, और शिव का ज्ञान कराने वाले विषय होने चाहिए। शिव का ज्ञान कैसे कराने वाले वो भी देखते हैं। धर्म आध्यात्म शास्त्र, नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, समाज सेवा, मानव सेवा से संबंधित क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित क्रियाएं, सैनिक शिक्षा, उद्योग आदि, इन सभी पर बल दिया जाना चाहिए। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाती है। और तीसरा क्या है? तीसरा इसने बताया है कि सुंदर का ज्ञान कराने वाले विषय। सुंदर का ज्ञान मतलब ऐसा नहीं कि बाहरी सुंदरता, किसी व्यक्ति को देखकर आप उसके सुंदर होने की अनुभूति कर पाए, सिर्फ उतना नहीं है इससे तात्पर्य। और क्या है फिर? चलिए जान लेते हैं। सुंदर का ज्ञान कराने वाले विषय कौन से होते हैं? जैसे कविता, संगीत, कला कौशल, निर्माण रचना संबंधी क्रियाएं, सफाई सुरक्षा की क्रियाएं आदि, ये सभी होते हैं, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। चलिए अब हम आगे जानेंगे इसके बारे में कुछ चीज़ें। दोस्तों, यहाँ पर मानव की क्रियाओं को इस तरीके से विभाजित किया गया है, ठीक है, उसके विषय के द्वारा। मानव की क्रियाओं को आदर्शवाद में कुछ इस प्रकार से विभाजित किया गया है, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि मानव की क्रियाएं व उससे संबंधित विषय कौन कौन से होते हैं। पहले क्रियाओं की बात करते हैं। क्रियाएं कौन कौन सी होती है? अगर बात की जाए, शारीरिक क्रियाएं होती है और आध्यात्मिक क्रियाएं होती है, ठीक है। शारीरिक या फिर आध्यात्मिक। शारीरिक क्रियाएं कौन कौन सी? जैसे स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक कुशलताएं व व्यायाम,
स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक कुशलताएं व व्यायाम, ये इसके शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत उनके संबंधित विषय है। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है ना विषय से संबंधित की भी, तो यहाँ पर विषय बताए गए हैं आपको कि ये विषय है इनसे संबंधित। ठीक है, ये यहाँ पर विषय लिखे हुए हैं, यहाँ पर क्रियाएं लिखी हुई है। इन क्रियाओं से संबंधित ये विषय है और इन क्रियाओं से संबंधित ये विषय है। तो चलिए अब हम जानेंगे बहुत विस्तार के साथ। हमने देखा कि क्रियाएं कौन कौन सी होती है, एक तो शारीरिक और दूसरी होती है आध्यात्मिक। ठीक है, आध्यात्मिक या मानसिक भी हम इन्हें कह सकते हैं। इसके अंतर्गत शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे स्वास्थ्य का विज्ञान और शारीरिक कुशलताएं व व्यायाम। और आध्यात्मिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, जैसे मानसिक क्रियाएं, साहित्य, भाषा, विज्ञान, गणित, इतिहास व भूगोल। और सौंदर्यात्मक क्रियाएं, ललित क्रियाएं, नैतिक व धार्मिक क्रियाएं, धर्म व आचार शास्त्र। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि कौन कौन सी क्रियाएं होती है और उसके अंतर्गत किस तरीके से विषयों में उनको विभाजित किया गया है। अब दोस्तों आज के इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं आप हिस्सा है वो अब आपके सामने अब आया है। ठीक है, इसको आपने बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में बनते हैं। नाम दिया गया है शिक्षण विधि का। ठीक है, शिक्षण विधि, लेकिन इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि कौन कौन से आदर्शवादी विचारक हैं और उन्होंने कौन कौन सी विधियों को अपनाया है शिक्षा के लिए। ठीक है, ये चीजें हमने यहाँ पर जाननी है। तो चलिए जानते हैं। आदर्शवादियों का विश्वास है कि यदि हमारे लक्ष्य स्पष्ट और निश्चित है तो हम बालकों की रुचि और योग्यता के अनुसार विधि की खोज सरलता से कर सकते हैं। इसीलिए विभिन्न आदर्शवादी विचारकों द्वारा विभिन्न शिक्षण विधियों को अपनाया गया है। कहने का अर्थ ये है कि आदर्शवादी जो विचारक है उन्होंने क्या कहा कि भाई हमारा तो लक्ष्य निश्चित है, हम जैसे बालक की रुचि होती है, जैसे उसकी आदतें होती है, जैसे उसकी योग्यता होती है, उसके अनुसार अपनी एक नई विधि की खोज कर लेते हैं। बस उसको समझ में आनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, उसके अनुसार हम अपनी एक अलग ही नई शिक्षण विधियाँ बनाते रहते हैं, जैसे बालक की प्रवृत्ति होती है उसके ही अनुसार। अब चलिए अब हम जानते हैं, यहाँ पर कुछ विचारक के नाम दिए गए हैं आदर्शवादी विचारक के, और यहाँ से मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगी कि किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। दोस्तों प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि आप निम्न में से ही बताइए कि कौन सा आदर्शवादी विचारक नहीं है। तो आपको इनका पता होना चाहिए, तभी तो आप बता पाएंगे कौन सा नहीं है। एक इस तरीके से भी बनते हैं कि आदर्शवादी विचारधारक इनमें से कौन सा है। आपको बाकी कोई प्रकृतिवाद या कोई और अलग दे दिया जाएगा जिसमें से आपको आदर्शवादी को चुनना होगा। दो तरीके के पता चल गया आपको। और क्या आपको पूछा जा सकता है वेरी शॉर्ट में कि किन्हीं भी 3 आदर्शवादी विचारकों के नाम लिखिए। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए। चौथा क्या हो सकता है कि यह बताइए, इनमें से किसी का भी नाम देके आपसे पूछ सकता है कि इन आदर्शवादी विचारक ने कौन सी शिक्षण विधि को अपनाया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसी टॉपिक में से सिंपल इस टॉपिक में से आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आप लगातार प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे हर एक क्लास में आकर के, तो आपको पता भी चल गया होगा कि जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए ये आप लोग उनमें फेस कर चुके हैं। तो चलिए अब शुरुआत करें। हम जान रहे हैं कि आदर्शवादी विचारधारक या विचारक कौन कौन से हैं और उन्होंने कौन सी शिक्षण विधियों को अपनाया है। ठीक है, इसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे सुकरात महोदय की। इन्होंने प्रश्नोत्तर विधि को अपनाया। ठीक है, या प्रश्नोत्तर विधि का प्रतिपादन किया सुकरात महोदय ने। आपको याद रखना है सुकरात महोदय से संबंधित है प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, कौन सी विधि? प्रश्नोत्तर विधि संबंधित है सुकरात महोदय से। चीजें क्लियर है। आगे आते हैं प्लेटो विचारधारक हुए हैं आदर्शवादी और ये किससे संबंधित है? संवाद विधि से संबंधित है। आप इसको तो दोस्तों एज इट इज पूरा का पूरा नोट कर लेना है आपको। बाकी चीजें तो मैंने आपको शॉर्ट करके बता दी है कि किस तरीके से आपको वहां पर शॉर्ट करके लिखना है, लेकिन यहाँ आपको ये चीज पूरी लिखनी होगी। अब बात करें अरस्तु किससे संबंधित है, तो यह आगमन निगमन विधि से संबंधित है। कौन सी? आगमन निगमन विधि से संबंधित है अरस्तु। पैस्ट्रोलॉजी किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है अभ्यास विधि से, प्रशिक्षण एवं क्रिया विधि से। पैस्ट्रोलॉजी किससे संबंधित है? अभ्यास, प्रशिक्षण और क्रिया विधि से। अगला आता है हर्बर्ट निर्देशन विधि से संबंधित है।
या इन्होंने खोज की निर्देशन विधि की, या इन्होंने अपनाई निर्देशन विधि। फ्रोबेल संबंधित है खेल विधि से, इन्होंने खेल विधि को का ही प्रतिपादन किया। और लास्ट वन है हीगल, इन्होंने तर्क विधि का प्रतिपादन किया। अब आपने ये 1 2 3 4 5 6 7 नाम ये बिल्कुल अच्छे से आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चन डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको इन 7 नामों को बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। आप इनको एक जगह चाहे तो कहीं पर नोट कर लीजिए। चलिए एक बार फिर से इनको रिपीट करते हैं। सुकरात संबंधित है प्रश्नोत्तर विधि, प्लेटो संवाद विधि, अरस्तु आगमन निगमन विधि, पेस्ट्रोलॉजी अभ्यास विधि प्रशिक्षण और क्रिया विधि, हर्बर्ट निर्देशन विधि, फ्रोबेल खेल विधि, हीगल तर्क विधि। ठीक है, अब आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब हमने दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर देखी, हमने जाना शिक्षा के बारे में, शिक्षा के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं शिक्षक के बारे में। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं बिना किसी देरी के। तो आदर्शवाद शिक्षक को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है। आदर्शवाद शिक्षक को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देता है। इस विचारधारा के अंतर्गत विद्यालय की तुलना एक उद्यान से की गई है। किससे की गई है? एक उद्यान से की गई है विद्यालय की तुलना आदर्शवाद के अनुसार, ठीक है। और छात्र की कोमल पौधे से की गई है, शिक्षक की कुशल माली से की गई है, और माली की अनुपस्थिति में पौधा बढ़ेगा और अपने उचित रूप को प्राप्त करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ अनुपस्थिति नहीं उपस्थिति होगा, ठीक है। आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, समझकर चलना होगा। बात की गई है कि यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो आपसे पूछी जाती है कि विद्यालय को किसकी संज्ञा दी गई है? विद्यालय को कहा गया है उद्यान या बाग उद्यान को हम बाग भी कह सकते हैं, ठीक है। छात्र की तुलना की गई है एक कोमल पौधे से और शिक्षक की एक कुशल माली से, और माली की उपस्थिति में पौधा बढ़ेगा और अपने उचित रूप को प्राप्त करेगा। प्रत्येक पौधा अपने स्वयं के नियमों के अनुसार विकसित होगा। यह असंभव है कि गोभी का पौधा बड़ा होकर गुलाब का पौधा बन जाए। इन्होंने ऐसा यहाँ पर क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों हर एक बालक की प्रवृत्ति अलग होती है, उसकी सोचने समझने या फिर काम करने की प्रवृत्ति अलग होती है। हर एक बच्चा अपने आप में बहुत डिफरेंट होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि जिसका जिसमें इंटरेस्ट है वो उसी तरीके का पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि उसी तरीके से वो आगे बढ़ेगा, उसका विकास होगा। इसीलिए यहाँ पर उनकी तुलना कहा गया है कि गोभी का पौधा गुलाब का नहीं बन सकता। तो इसीलिए कहा गया है कि मतलब जैसे उसकी प्रवृत्ति होगी उसका विकास भी ऐसा ही होगा। फिर भी माली के लिए कुछ कार्य है, वह उनको जिस कार्य में वे निपुण होना चाहते हैं उन्हीं का कौशल उनको प्रदान करता है। सो फ्रेंड्स, अब तक हम ये तो जान चुके हैं कि शिक्षक को माली के साथ शिक्षा की तुलना की गई है शिक्षक की, और विद्यार्थी की गई है पौधे के साथ। लेकिन जो शिक्षक है वो होना कैसा चाहिए ये भी निर्धारण किया गया है आदर्शवाद के अनुसार। तो वह भी देखते हैं। यहाँ पर शिक्षक में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उसकी बात की गई है कि शिक्षक में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए तभी वो एक बेहतर शिक्षक होगा। तो ये कुछ योग्यताएं हैं जो हमें जाननी ज़रूरी है। पहली है ईश्वर का प्रतिरूप होना चाहिए, विषय का ज्ञाता होना चाहिए, यानी जो विषय वो पढ़ाता है उसको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, उसको वो सही से समझा पाए, विद्यार्थियों के जीवन में उतार पाए। विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने वाला स्व अध्यायी होना चाहिए, यानी विद्यार्थियों को मोटिवेट करता रहे बीच बीच में कि हाँ आपने बहुत सही, आप जा रहे हैं, बहुत अच्छे से आप मेहनत कर रहे हैं, इसी तरह लगे रहिए और भी अच्छा आप कर पाएंगे। तो यानी बीच बीच में किसी भी तरीके से उनको अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। ऐसा एक शिक्षक होना चाहिए जो विद्यार्थियों को प्रेरित करता हो। आगे है शिक्षण कला में दक्ष हो, पूर्ण रूप से छात्रों का मित्र, हितैषी, पथ प्रदर्शक हो, यानी एक मित्र की तरह भी उनके साथ बर्ताव करे, एक हितैषी और पथ प्रदर्शक के समान, ठीक है। केवल शिक्षक बनकर ना रहे, उनके मित्र के समान रहे, ताकि जितने भी विद्यार्थी हैं वो अपने बातें उनके साथ शेयर कर पाए।
जीवन कला में निपुण होना चाहिए और ईश्वर का प्रतिरूप, ये तो हमने जान ही लिया है। प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए एक अध्यापक का, जिससे छात्र भी कुछ ना कुछ सीख ले और अपने जीवन में भी कुछ अच्छी चीज़ों को उतार पाए। चरित्रवान होना चाहिए। तो ये सभी है जो एक खूब कह सकते हैं हम खूबियाँ एक अध्यापक में होनी चाहिए, एक शिक्षक में होनी चाहिए आदर्शवाद के अनुसार। ठीक है, आदर्शवाद के अनुसार हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब हम जानेंगे विद्यार्थी के बारे में। अब हमने बात कर ली अध्यापक की, शिक्षक की, तो यहाँ हम देखेंगे विद्यार्थी कैसा होना चाहिए आदर्शवाद के अनुसार। तो चलिए जान लेते हैं। आदर्शवाद विद्यार्थी को केवल शरीर, इंद्रियों तथा मस्तिष्क का बना हुआ अंगी मात्र नहीं मानता है। उनके अनुसार वह मनस या आत्मा है। वह शरीरधारी है, परंतु उसका वास्तविक स्वरूप शरीर की सीमाओं को लांघ जाता है। वह अपूर्ण है, किंतु वह पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। हॉर्न के अनुसार बहुत अच्छी इसकी परिभाषा आपके सामने यहाँ पर नोट की गई है। तो चलिए जानते हैं क्या है हॉर्न के अनुसार परिभाषा। बालक एक परिमित व्यक्ति है जो शिक्षित होने पर अनंत पुरुष के रूप में विकसित होता है। ठीक है, अनंत पुरुष के रूप में विकसित हो जाता है। उसका वास्तविक उद्भव देवत्व है, उसकी प्रकृति स्वतंत्र है तथा उसकी नियति अमरत्व है। ठीक है, अमरत्व है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई। यह बहुत परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है कि यह कथन किसका है, इस तरीके से आपसे पूछी जाएगी, ज़्यादा तो नहीं आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं आदर्शवादी शिक्षा को बाल केंद्रित नहीं अपितु विचार, मूल्य और आदर्श केंद्रित मानते हैं। ये क्वेश्चन आपका कल जब हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे तब आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, वहाँ पर बात की गई थी कि जो आदर्शवादी शिक्षा होती है उसका केंद्र क्या होता है। ठीक है, या बालक नहीं तो उसके अलावा और क्या होता है, तो इसका केंद्र होता है विचार, मूल्य या आदर्श। इनमें से जो आपको ऑप्शन में मिले आप वही सही करके आइएगा। विचार, मूल्य या आदर्श केंद्र होते हैं, क्योंकि आदर्शवादी को हम इंग्लिश में आइडियलिज्म कहते हैं, यानी विचारों से संबंधित पूरा का पूरा यहाँ पर खेल कह सकते हैं आप। वे पाठ्यक्रम का निर्माण भी आदर्शों, मूल्यों के आधार पर करते हैं। आदर्शवादी विचारक शिक्षार्थी में निम्नलिखित गुणों का समावेश चाहते हैं। कौन कौन से? उच्च संकल्प शक्ति हो, मूल्यों में विकास रखने वाला हो और सद्चरित्रता हो एक विद्यार्थी के जीवन में। और कौन कौन से गुण होने चाहिए एक शिक्षार्थी के अंतर्गत आदर्शवादी विचारकों के अनुसार? वह है विनयशीलता, गुरु भक्ति यानी गुरु में विश्वास करने वाले होने चाहिए, ईश्वर में विश्वास रखने वाला होना चाहिए, विद्यार्थी परोपकारी होना चाहिए, सर्वहितकारी होना चाहिए, न्यायप्रिय, सद्मूल्यों से युक्त होना चाहिए, निर्णय लेने में समर्थ होना चाहिए। तो यह सभी क्या है, एक विद्यार्थी की आप कह सकते हैं कि विशेषताएं होती है अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। ठीक है, अब बात करेंगे अनुशासन की। आदर्शवादियों का विश्वास है कि विद्यार्थी का पूर्ण विकास तभी हो सकता है जब वह अनुशासन में रहे। बहुत अच्छी बात यहाँ पर की गई है। अब बात कर लेते हैं विद्यालय के बारे में। हमने शिक्षक, शिक्षार्थी के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया है। अब हम विद्यालय की बारी आती है, विद्यालय के बारे में जानते हैं। तो चलिए, आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय सामाजिक पुनर्निर्माण के अनुपम साधन है। सामाजिक मान्यताओं, आदर्शों, मूल्यों आदि को स्पष्ट प्रतिछाया विद्यालय में परिलक्षित होती है। अर्थात जहाँ जैसा समाज होता है वैसा ही विद्यालय का स्वरूप भी होता है। इसलिए विद्यालय में उचित परिवेश का निर्माण करने हेतु आदर्शवादियों का विशेष आग्रह होता है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों एक आपको ये इमेज दिखाई गई है एक ट्रायंगल के जैसी। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि एक शिक्षार्थी के जीवन में ये सभी चीज़ें प्रभावित करती है। उसका विद्यालय और उस वहाँ की प्रकृति कैसी है और समाज कैसा है, यह सभी डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं किसी भी स्टूडेंट के जीवन को, उसकी शिक्षा को ये प्रभावित करते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती। तो चलिए अब जानते हैं, यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल करके आती है कि आदर्शवाद यानी हॉर्न के अनुसार यहाँ पर कुछ बातें कही गई है, उनको जानना बेहद ज़रूरी है, उनके बारे में बात करेंगे। हॉर्न के अनुसार आदर्शवादी लिखा है, यहाँ पर आदर्शवादी लिख दिया है इन्होंने, आदर्शवादी होना चाहिए। ठीक है, आदर्शवादी हॉर्न के अनुसार विद्यालय का मुख्य कार्य समाज सुधार है।
यह कार्य विद्यालय 5 प्रकार से करता है। कैसे कैसे उनकी बात करेंगे, लेकिन आपने यहाँ समझ लिया है कि विद्यालय का मुख्य कार्य क्या होता है, समाज का सुधार करना। ठीक है, किसका, समाज का सुधार करना। कैसे कैसे, वे 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं जिनको फॉलो करके किसी समाज का सुधार कर सकते हैं। चलिए इनकी बात कर लेते हैं। पहला है समाज के भावी स्वरूप का निर्धारण। ठीक है, समाज के जो भावी स्वरूप है उसका निर्धारण करना, समाज के नेतृत्व शक्ति हेतु नागरिकों का निर्माण करना और समाज की अनुपयुक्त परंपराओं का विरोध कर तथा उनको समाज सुधार के कार्यों में बढ़ावा देना। ठीक है, जो परंपराएं चली आ रही है, जो सही नहीं है, अनुपयुक्त है, उनको विरोध करके उनको समाज से बाहर करना, उनको दूर करना और कुछ अच्छे सुधार या कार्य करना समाज के लिए। आगे बात करें तो समाज के विविध समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान लाना, समाज की नैतिक दृष्टि से उन्नति की ओर ले जाना। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग कह सकते हैं आप, या जिनकी हेल्प से एक विद्यालय जो है समाज का सुधार कर सकता है। तो यहाँ पर आपका हो जाता है ये आदर्शवाद का टॉपिक बिल्कुल फिनिश। अब आपके लिए दोस्तों 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखते हैं आप सही कर पाएंगे या नहीं। पहला क्वेश्चन है, आदर्शवाद के अनुसार केंद्र बिंदु क्या है? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या विद्यालय? ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, आप ऐसा भी यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु। आप एक ऑप्शन इसमें और ऐड कर लीजिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक 5वां ऑप्शन क्या ऐड कीजिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपको अब इनमें से बताना है कि क्या होगा सही जवाब। एक 5वां ऐड कर लीजिए कि इनमें से कोई नहीं। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु आपसे पूछा गया है। शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है, पाठ्यक्रम होता है या फिर विद्यालय होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से आदर्शवादी इनमें से कौन सा नहीं है? इन सभी में से कौन सा एक जो नाम है वह आदर्शवादी की श्रेणी में नहीं आता है? यह क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, आपको करना है। आपने क्लास को बहुत ध्यान से लिया गया है तो आप बहुत अच्छे से इसको लगा पाएंगे। ठीक है, सो गाइज आई होप आपको आज की क्लास में सब कुछ समझ आया होगा। आदर्शवाद चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। कल हम बात करेंगे प्रकृतिवाद के बारे में। तो चलिए, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना और अपने दोस्तों को शेयर करना एंड कमेंट आप करके बिल्कुल बता सकते हैं आपको क्लास कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, और सभी क्लासेस आपको रेगुलर लेनी है। ठीक है, तो चलिए फिर से मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।